हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब हमारे साथ चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, सरकार में सहयोगी पार्टी है, वो इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। चलेंगे चिराग के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान, आपका मैंने ट्वीट देखा 2 दिन पहले। आपने अपने आप को शबरी के खानदान से बताया, ये क्यों अचानक? जी, अभी तक तो आपने कभी नहीं कहा था ऐसा, ना आपने ना आपके पिताजी ने, रामविलास जी ने। इससे पहले राम मंदिर निर्माण की चर्चा भी नहीं हो रही थी और ये विवादित विषय एक लंबे समय से बना हुआ था और ये मेरे लिए एक चिंता का विषय जरूर था कि एक लंबे समय तक हम लोगों ने देखा कि इसी पर ही चुनाव होते गए, चुनाव जीतते गए, हारते गए, एक लंबा समय ये विवाद में रहा। पर आज जब विवाद इसको लेकर पूरी तरीके से सुलझ गया है तो मैं भी स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिक्रिया इसको लेकर मैं जाहिर कर सकता हूं। इससे पहले मैं बोलता तो कहीं ना कहीं वो विवाद को और बढ़ाने का काम करता। पर आज जब न्यायालय द्वारा इस पे वर्डिक्ट आ गया है, चीजें स्पष्ट हैं कि इस वक्त राम का माहौल चल रहा है, रामायण का माहौल चल रहा है, अयोध्या की खबरें चल रही हैं, तो चलिए शबरी के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। इज इट सो? ऐसा था क्या? नहीं, अपने आप को जोड़ नहीं लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे संस्कारों में ही है बचपन से। ये कोई अलग बात तो है नहीं। अगर मैंने माता शबरी का अगर मैंने जिक्र किया है तो ये कोई अलग बात तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इसका जिक्र आज हुआ हो। मैंने जरूर आज आप लोगों के समक्ष रखा, बट ये हमारे संस्कारों का हिस्सा रहा है। मेरे बचपन से इन तमाम चीजों की जानकारी हम लोग को दी गई है, बताई गई है। हाँ, मैंने उस बात को जाहिर जरूर किया क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के भूमि पूजन में शामिल होने पर चिराग कंट्रोवर्सी भी हो रही है, बयान भी आ रहे हैं, विरोध भी हो रहा है। ओवैसी साहब ने कहा, डीडी पे लाइव टेलीकास्ट को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन मैं आपसे एक आगे का सवाल पूछना चाहता हूं। आज मंदिर का भूमि पूजन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। कल नहीं तो परसों मस्जिद का भी शुरुआत होगी, जो मस्जिद की जगह सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। क्या लोक जनशक्ति पार्टी सरकार की सहयोगी होने के नाते अपने प्रधानमंत्री से कहेगी कि उस वक्त भी जाएं या ना जाएं? क्या स्टैंड होगा आपका? देखिए, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, मंदिर के भूमि पूजन में जाना, मस्जिद के निर्माण के लिए जाना, नहीं जाना, ये तमाम चीजें मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग एल्स एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आपका किस चीज में विश्वास है, ये बात कहीं किसी से नहीं छुपी है कि हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आस्था विश्वास रही है निरंतर। आज पहली बार नहीं है कि हम उनको किसी मंदिर में जाते हुए देखेंगे कल, या किसी मंदिर में पूजा करते हुए देखेंगे। शिव मंदिर हो, देश विदेश के मंदिर हो, वहां पर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग जाते हुए हम लोग देखते रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत आस्था का भी विषय है। मेरा इसमें टिप्पणी करना या पार्टी का टिप्पणी करना या फॉर दैट मैटर किसी का भी टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी की व्यक्तिगत आस्था में आप इंटरफेयर कर रहे हैं और ये एकदम पूरी तरीके से पर्सनल है। अगर आपको बुलाया जाए मस्जिद, देखिए अभी तो जिस तरीके से करूंगा, चाहेंगे मुझे जहां बुलाया जाएगा मैं क्यों जाने से मना करूंगा। इससे पहले भी मैं हर एक जगह जाता रहा हूं। मैं तो एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे हम लोग सर्व धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं। नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेरे जाने और प्रधानमंत्री जी को कहने में कि भैया आप भी जाइए, ये दोनों बातें, सुमित भाई आप भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, ये व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। आज जब आप वहां पर मौजूद हैं, मैं आपको नहीं कह सकता ना कि आप यहां पे जाइए, आप वहां पे मत जाइए। ये कहना उचित नहीं है। जब हम लोग ये बातें कहने लगते हैं, यहां से हम लोग राजनीतिकरण इसका शुरू कर देते हैं, जो उचित नहीं। आज एक अच्छे माहौल में बात चल रही है, क्यों हम लोग इस बात का विवाद लेकर आए? जी, लेकिन चिराग पासवान, ये राम मंदिर का मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से आस्था का मुद्दा, बावजूद इसके कैसे इस आस्था के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भुनाया गया दशकों तक, ये भी हम सब देखते आए। और अब जबकि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का मौका आ रहा है, तो आप ही की एनडीए में सहयोगी बीजेपी, उसके कई नेता सामने आ रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब मथुरा काशी की बारी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे आज की तारीख में फिलहाल बाकी कौन नेता क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, बट जैसा आपने भी कहा रमोना जी, मैं इस बात को पूरी ईमानदारी से मैं मानता हूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित भी रहा, परेशान भी रहा। आपने पिछले 2019 के चुनाव से पहले भी अगर आपने मेरे ट्वीट देखे होंगे तो मैंने इस बात को कहा कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा एक लंबे समय से बना रह गया। राम मंदिर का निर्माण, चुनाव इस पे होते गए, लोग जीतते गए, हारते गए, बट सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बन गया। आज जब इसका एक स्थायी समाधान हो गया, वंस एंड फॉर ऑल, दशकों से लंबित मामला वंस एंड फॉर ऑल आज जब सॉल्व होने वाला है, तो मुझे लगता है आज सिर्फ उस क्षण का हम लोग को अनुभव करना चाहिए, एक खुशी का हम लोग को अनुभव करना चाहिए, बिना किसी और विवाद को
इसमें इंक्लूड किए हुए। मुझे खुशी है कि जितने विवादित मुद्दे हैं वो वंस एंड फॉर ऑल वो खत्म हो जाएं, ताकि हम लोग देश में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें। अभी तक बात हम लोग क्या करते थे, धारा 370 की, ट्रिपल तलाक की हम लोग बात करते थे, राम मंदिर का माहौल है, राम राज्य की बात करें। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, आपकी सरकार है कोalition की, नीतीश बाबू सीएम राज्य की बात करें, बिल्कुल आज सुबह आपने सीएम साहब से बात भी की, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या बिहार में राम राज्य है? क्या आप अपने मुख्यमंत्री को 100 में से 100 नंबर देंगे राम राज्य को डिफाइन करने में? देखिए, राम राज्य की परिभाषा क्या है पहले वो हम सबको जानना जरूरी है। राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि हर कोई, हर परिवार के लोग वहां पे संपन्न है, आर्थिक तौर से बहुत ज्यादा संप्रदा आ गई है। राम राज्य सिंपल, और जो मैंने माता शबरी का भी मैंने जिक्र किया कि भगवान राम जब माता शबरी के झूठे भेर खाते हुए तनिक भी भेदभाव नहीं करते हैं या उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं आती, सही मायनों में ये राम राज्य है जहां पे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, ना धर्म के आधार पर हो, ना जाति के आधार पर हो, ना अमीरी गरीबी के आधार पर हो, ना अगड़ा पिछड़ा के आधार पर हो, कोई भेदभाव नहीं हो। आपका अपना कहीं ना कहीं बिहार जा रहा है, नहीं वही मैं कह रहा था, मैं आपके प्रश्न का जवाब ही दे रहा था सुमेश जी। कहीं ना कहीं बिहार में आज भी हम लोग को देखने को मिलता है, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पे जातीयता के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, डिविजन्स होते हैं, भेदभाव होते हैं, और राजनीतिक दल भी कई ऐसे हैं जो इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तो जब तक ये परिस्थिति नहीं बदलेगी, और यही शायद कारण भी रहा है कि आप बनिस्बत बाकी राज्यों के देखिए, बिहार अभी भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ जात पात धर्म मजहब की पॉलिटिक्स में वहां पर उलझ कर रह जाते हैं। यही मैं अब आग्रह करूंगा, उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बिहार इन जात पात धर्म मजहब की राजनीति से उठे, इन मतभेदों से उठे, सही मायनों में राम राज्य वहां पर आए और बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े। अभी आप जिस तरीके से गिना रहे थे कि देखिए अभी तक हम उलझे रहते थे 370 में, ट्रिपल तलाक में, राम मंदिर में, लेकिन ये सारे उलझे हुए जिन्हें आप मुद्दे बता रहे हैं, ये तो आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र के वादे थे ना, जो वो पूरा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक वादा जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी। जी बिल्कुल, और मुझे खुशी है कि जितने भी ऐसे विवादित मुद्दे हैं वंस एंड फॉर ऑल भारतीय जनता पार्टी ने, और ये वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था कि जब पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार होगी तो हम इन तमाम चीजों को हम पूरा करेंगे। और मुझे खुशी है कि धारा 370 की बात हो या ट्रिपल तलाक की बात हो या राम मंदिर के निर्माण की बात हो, इन तमाम चीजों को पूरा किया गया है। उनके मैनिफेस्टो में जितनी और बातें हैं, मुझे लगता है जब जब वो संसद में आएंगी और तमाम चीजों पर हम लोगों ने खुलकर हम लोगों ने बहस की है, लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी बातों को वहां पर रखा है, और उसके बाद जो निर्णय लिया गया अंतर्गत। आप खुलकर बात करते हैं, साफगोई से बात करते हैं, आपकी सबसे बड़ी खासियत है और इसीलिए मैं आपका फैन भी हूं। लेकिन लौटूंगा मैं आपके पास, आप बने रहेगा मेरे साथ। एक इजाजत हो तो ये जरूर जानना चाहूंगा, आज सुबह आपने क्या कहा था सीएम को? इसीलिए कहा था क्या सीबीआई इंक्वायरी के लिए, जब आपकी बात हुई बहुत दिनों के बाद नीतीश कुमार से? जी, एक लंबे समय के बाद मेरी माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी से मेरी बातचीत हुई, और कल ही मैंने उनको पत्र लिखकर मैंने अपनी तमाम बातों को मैंने पत्र के माध्यम से भी, और जब मैं पत्र बोलता हूं तो मैं स्पष्ट कर दूं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, बाढ़ है बिहार में, तो पत्र समय से पहुंचेगा नहीं, तो मैं ईमेल भी करता हूं, मैं फैक्स भी करता हूं। उनके यहाँ बहरहाल फैक्स मशीन काम नहीं कर रही थी, पर मैंने उनको ईमेल किया, और आज सुबह मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार उनसे मैंने फोन पे बातचीत की, और एक लंबी बातचीत हम लोग के बीच हुई, और जहां मैंने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि सर, देश भर के उनके जितने फैन हैं, उनके प्रशंसक हैं, और करोड़ों की संख्या में है। सुशांत सिंह राजपूत एक पब्लिक फिगर थे, उनकी लोकप्रियता देश भर में, दुनिया भर में थी। तो ऐसे में वो सिर्फ एक परिवार के नहीं, बल्कि वो तमाम पूरा बिहार प्रदेश उनका परिवार था। देश भर के लोग जो उनके प्रशंसक हैं वो उनके परिवार के सदस्य के समान थे। तो ऐसे में सिर्फ यही बार बार कहते रहना कि पिता बोलेंगे तभी एफआईआर होगी, पिता बोलेंगे तभी एफआईआर होगी, कहीं ना कहीं प्रशंसकों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि भैया हम भी उन्हें अपने परिवार की तरह मानते हैं। चिराग, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्विक जवाब चाहूंगा चिराग। बिहार में चुनाव है तो ये होड़ मच गई कि हमने सीबीआई सिफारिश की मांग की। तेजस्वी बार बार कहते हैं कि मैंने सबसे पहले कहा, चिराग कहते हैं मैंने सबसे पहले कहा, नीतीश कुमार कहेंगे मैंने कर दिया। तो ये क्या है, इसके लिए क्यों होड़ मची हुई राजनीतिक पार्टियों में? एक लास्ट कमेंट। सुमित भाई, आप मेरे छोटे भाई को आप इस बात का श्रेय दे दीजिए, जिसको श्रेय देना है दे दीजिए, मुझे बस सच्चाई सामने लाकर दे दीजिए कि भैया हुआ क्या, किस कारणों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत जी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुझे सिर्फ सच्चाई से लेना देना, कोई होड़ में नहीं पड़ना कि मेरी वजह से सीबीआई जांच हुई नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात जरूर की, पर अंतोगत्वा ये निर्णय उन्हें लेना था। अब वो क्या फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं, संकेत जरूर दे रहे हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। उम्मीद करता हूं जांच हो और बस सच्चाई। धन्यवाद।
चिराग पासवान, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित, एक मंझे हुए राजनेता की तरह हर सवाल का जवाब यहाँ पर चिराग पासवान दे रहे थे। चलिए, वैसे देश ये चाहता है कि सुशांत की मौत का सच जो है वो सामने आए, और इसके लिए अगर सीबीआई जांच की जरूरत पड़े तो बिल्कुल वो होनी चाहिए।